नमस्कार। भूगोल मिक्स जीके की श्रृंखला में आपका स्वागत है। और हमारा भूगोल के व्याख्यात्मक प्रश्नों की सीरीज में ये अगला वीडियो देखिए। इसकी शुरुआत अपन कर रहे हैं। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? देखिए, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने वाली नहर है कील नहर। कौन सी है? कील नहर। देखिए, कील नहर है, उसे 1948 तक तो केसर विल्हेम नहर के नाम से जाना जाता था। केसर विल्हेम। और यह 98 किलोमीटर लंबी जहाजी नहर है जो जर्मनी के स्लेस्विग होल्स्टीन में स्थित है। यह विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करती है। खासकर यूरोप के व्यापार के क्षेत्र में यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण झील है, नहर है। अगला है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां देखिए, एक तरफ जल धारा है, दूसरी तरफ इसकी प्रकृति है कि वो ठंडी है या गर्म है। तो लेब्राडोर की धारा ठंडी, बिल्कुल सही है। अंगुलहास की धारा गर्म, बिल्कुल सही है। क्यूरोसियो की धारा गर्म, बिल्कुल सही है। गल्फ स्ट्रीम की धारा ठंडी है, यहाँ गलत है। ठीक है। गल्फ स्ट्रीम है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक प्रमुख गर्म पानी का महासागर है और ये धाराएं मेक्सिको की खाड़ी में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास उत्पन्न होती है और पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट पर उत्तर पूर्व से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये बहती है। तो गल्फ स्ट्रीम की धारा है वो गर्म धारा है, न कि ठंडी धारा है। ठीक है। नेक्स्ट अपने को पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो यहां देखिए, सबसे ऊंचे ज्वार की जहां तक बात है तो वो है फंडी की खाड़ी। ठीक है। देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वार जो नोवा स्कोटिया कनाडा में, नोवा स्कोटिया कनाडा में फंडी की खाड़ी में आता है। और ये जो ज्वार है उसका उभार या चढ़ाव लगभग 15 से 16 मीटर तक ऊंचा होता है। तो इस प्रकार ये सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी। नेक्स्ट, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो ये हम सब जानते हैं कि ज्वार भाटा है वो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का पृथ्वी के सागरीय जल पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है और ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के बीच या चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण ही आता है। तो सर्वाधिक प्रभाव चंद्रमा का है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए, यहां अपने को दे रखा है नर्मदा। देखिए, नर्मदा और तापी ये भारत की ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। अब जहां तक नर्मदा की बात है, नर्मदा है उसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर स्थित लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक है। और अन्य नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है उनमें अगर अपन देखें तो छोटा नागपुर पठार में दामोदर नदी और ताप्ती नदी भी इसी प्रकार की नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? देखिए, मिस्र की सभ्यता है वो सभ्यता नील नदी का वरदान के नाम से जानी जाती है। और संसार की सबसे लंबी नदी की बात आए तो नील नदी सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलती है और वहां से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूरी भाग को पार कर जाती है। और सहारा मरुस्थल के पूरी भाग को पार करती हुई देखिए ये उत्तर में भूमध्य सागर में पड़ती है। इस प्रकार नील नदी बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और मिस्र में या मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं क्योंकि मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? देखिए, यहाँ अपने को दे रखा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प।
देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो स्थायी तत्व माना गया है वो माना गया है जलवाष्प। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है जलवाष्प। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो ये हम सब जानते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और ये भी हमें पता है कि ये 78% से ऊपर है, लगभग ये मानी गई है 78.08% मानी गई है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर यदि गैस देखें तो वो मानी गई है ऑक्सीजन, जो लगभग 20 से 21% के आसपास है, और सही रूप में दिखाया जाता है तो 20.95% कौन सी है? ऑक्सीजन है। और इन दोनों के बाद यदि किसी तीसरी गैस की चर्चा करें तो वो आती है आर्गन, ठीक है, जो 0.93% है। और शेष बची गैस है तो वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड। अक्सर देखिए हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का नाम ज्यादा सुनते हैं तो हमारा ऑर्गन की तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन ध्यान रखें सर्वाधिक मात्रा में 78% से ऊपर नाइट्रोजन की है, और उसके बाद वायुमंडल में मात्रा किसकी है? ऑक्सीजन की है, और तीसरा नंबर ऑर्गन का है, ठीक है। चौथा नंबर फिर कार्बन डाइऑक्साइड का आता है जो 0.03% में विद्यमान है। और ये भी ध्यान रखें ये वायुमंडल की स्थिति पूछ जा रही है। जब हमने पहले वीडियो में भी किया था कि पृथ्वी तल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो वो पृथ्वी तल की बात थी तो वो ऑक्सीजन ऑप्शन था, और यहाँ वायुमंडल की बात है, गैस की बात है, तो वो नाइट्रोजन गैस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ध्यान रखें कि जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पौधों को बचाने के लिए वहां शीशे की छत बनाई जाती है। अब उसमें से सूर्य की किरणें आ तो जाती हैं, लेकिन वो किरणें वापस छत में से जा नहीं पाती। ऐसा ही पृथ्वी के अन्य भागों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है कि पृथ्वी के समीप कार्बन डाइऑक्साइड की परत है, वो सूर्य से आने वाली किरणों को आने तो देती है, लेकिन वो धरती से टकराकर पूरी तरीके से उन किरणों को परावर्तित नहीं होने देती, और कार्बन डाइऑक्साइड की परत कुछ मात्रा में उन किरणों को डांट लेती है। जैसा कि ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा, या जहां ग्रीन हाउस के अंदर ऐसा होता है ठंडे देशों में, वही काम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड करती है, किरणों को रोककर और धरती के तापमान को गर्म करती है। और ये ग्रीन हाउस प्रभाव है, और ये ग्रीन हाउस प्रभाव है वो धरती पर जीवन यापन के लिए या जीवन के लिए अनिवार्य है, लेकिन अब यही अनिवार्यता जीवन के लिए मुश्किल बनती जा रही है। क्यों? कि धीरे धीरे जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, जो एक भयंकर संकट की ओर हमें ले जा रहा है। नेक्स्ट, वायुमंडल में मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? देखिए वायुमंडल की सबसे निचली या सबसे पहली परत है वो क्षोभ मंडल है, ठीक है। क्षोभ का मतलब होता है भय, ठीक है। तो इसी मंडल के अंदर सबसे ज्यादा मौसमी परिवर्तन होते हैं, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, बिजली कड़कना, ये सब भयंकर डरावने वाली या विनाशकारी जो प्रवृत्तियां यहाँ दिखाई देती है, इसीलिए इसको क्षोभ के नाम से भी जाना गया है। तो सर्वाधिक मौसम या दैनिक परिवर्तन है वो क्षोभ मंडल के अंदर होते हैं, जो कि वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे पहली परत है। नेक्स्ट अपना पार्ट, अंतिम प्रश्न आ रहा है कि ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो ओजोन परत देखिए समताप मंडल में स्थित है, ठीक है। देखिए समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, और स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से अधिक और लगभग पृथ्वी जल से 30 किलोमीटर की दूरी तक जो परत है वो ओजोन गैस की परत है, ठीक है। हालांकि इसकी मोटाई है वो मौसम और भौगोलिक दृष्टि के अनुसार बदलती रहती है, किसकी? ओजोन की। लेकिन ओजोन है वो धरती पर सुरक्षा के रूप में कार्य करती है, सुरक्षात्मक आवरण उपलब्ध करा दिया। कैसे? कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? ओजोन परत रोककर धरती पे आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है और हमारी रक्षा करती है। इस प्रकार से एक प्रकार से रक्षात्मक आवरण किसने बना रखा है?
ओजोन मंडल ने बना रखा है या ओजोन परत ने बना रखा है जो समताप मंडल के अंदर स्थित है। लेकिन पृथ्वी पर बढ़ती हुई जो ग्रीन हाउस गैसें हैं या ये मान लीजिए जो एयर कंडीशंस है, एरोसोल्स है, इनसे निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो इस परत को नुकसान पहुंचा रही है और इस परत को कमजोर कर रही है। यदि ये परत कमजोर होती रही तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें धरती पे ज्यादा आएंगी, जिससे ताप बढ़ेगा और वो अनेक समस्याओं को पैदा करेगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा आपको पसंद आ रहा है। प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।